डिस्कस करें बैंकिंग सेक्टर को। आकिब इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातों का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। आकिब साहब, हम बात कर रहे थे फोर्सेस वैल्यू के सर्कुलर के हवाले से। मैं चाहूंगी कि जो की टेक अवेज हैं इस सर्कुलर के, वो दोबारा से आप हमारे साथ शेयर कीजिए। एक तो जो प्रोविजनल रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट कोलैटरल वो कम हो गई है। दूसरी चीज़ जो मेजर चीज़ है वो ये है कि जो आपके बैड लोन्स हैं जिनको रिस्ट्रक्चर किए गए उनकी आप एक कैटेगरी ऊपर आप एडजस्ट कर सकते हैं उनकी क्लासिफिकेशन को। ऑब्वियसली उसके साथ आपको जो उसके अगेंस्ट प्रोविजन लेनी पड़ती है वो कम हो जाती है, और उसका जो बेनिफिट मगर है वो आपके प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, आपके बैलेंस शीट में सीधा इक्विटी में, आपके शेयर कैपिटल में, टियर 2 इक्विटी में शामिल हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि ऑब्वियसली आपकी बैंक्स की जो अर्निंग्स है वो ड्राइव होती हैं उनकी इक्विटी बेस से, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो उधर से ड्राइव होती है। आपने जहाँ पे अर्निंग आपने जैसे कहा कि ड्राइव होती है यहाँ से, अब यहाँ पे जो एफएसवी का बेनिफिट 40% जो दिया गया है उसकी वन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, उसमें यही कहा जा रहा है एनालिस्ट की तरफ से कि एक मेजर बूस्ट होगा फॉर द सेक्टर, फॉर द बैंकिंग सेक्टर। और अगेन साथ ही जो 10% का एफएसवी बेनिफिट प्लेज स्टॉक्स को दिया गया है, और इसी के साथ ही मॉर्गेज, कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में वो भी कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविजनिंग को कम करने के सिलसिले में। तो यहाँ पे आप ये बताइए कि आने वाले क्वार्टर्स में कितना अर्निंग्स पे इम्पैक्ट, कितना अपसाइड देख सकते हैं प्रोविजनिंग में, इस लिहाज से कितनी कमी, आप इस लिहाज से कुछ एस्टिमेट्स बता सकते हैं कितना आपने इस तक एक्चुअल अर्निंग्स इम्पैक्ट एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको एज एन एनालिस्ट आउटसाइड द बैंक आपको नहीं पता होता कि कौन से लोन्स हैं जो खराब हुए हैं, उनके अगेंस्ट क्या कोलैटरल दिया हुआ है, उनमें क्या पोटेंशियल है इंडस्ट्रियल एसेट्स को इंक्लूड करने का कोलैटरल में। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एस्टिमेट्स देने का। अगर आप मार्केट का रेंज देखें एस्टिमेट्स का, तो आई थिंक बाय एंड लार्ज पीपल आर एक्सपेक्टिंग around ₹1 for National Bank, around ₹2 for Habib Bank. तो मार्जिनल ग्रोथ इन EPS आ रहा है। आई थिंक मेजर बेनिफिट जो इसमें आ रहा है वो आपके स्मॉलर एंड मीडियम साइज बैंक्स को आ रहा है, जिनकी रिलेटिव एरियाज भी हाई थी, CRs भी प्रेशर्स में थे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रेशर्स में थे, उनको थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी, दे बी एबल टू लेंड। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में आप बता सकते हैं कितना इंक्रीज हो सकती है? इसमें थोड़ा मुश्किल होता है आपको अलग अलग बताना, तो वाकई में बहुत मुश्किल है क्यों, लेकिन अगर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज भी थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आपको पता नहीं है ना कि एसेट्स उसमें जो अंडर डिटेल्स हैं वो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली, मतलब इफ यू कुड से रफली अराउंड 10%, 5 to 10% का। अच्छा आकिब, आपने मेंशन किया इंडस्ट्रियल एसेट्स के हवाले से, मैं इंडस्ट्रियल एसेट्स की फर्दर चाहूंगी कि आप एलुब्रेट कर दें। इट इंक्लूड्स लैंड एंड प्रॉपर्टी ओनली? ओनली लैंड एंड प्रॉपर्टी, नॉट प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें अगर आप जो बैड लोन्स का ब्रेकअप भी देखें, पर्टिकुलरली इफ यू रिफर बैक टू द स्टेट बैंक्स की जो आई थी रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिव्यू आई था बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें आई थिंक अबाउट 15% ऑफ जो बैड लोन्स थे वो फिक्स एसेट्स की तरफ थे। तो उन फिक्स एसेट्स में ऑब्वियसली लार्जली फिक्स एसेट्स बिल्ड होते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप्स में, तो उनके जो लोन्स खराब हुए वो प्लांट एंड मशीनरी ऑब्वियसली प्लेज नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने बोरोइंग किया, बट जो इंडस्ट्रियल एसेट जिस लैंड पे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जो बिल्डिंग उन्होंने खड़ी की हुई, उसके अगेंस्ट वो प्रोविजन FSV का फायदा उठा सकते हैं, और उसके अगेंस्ट ऑब्वियसली प्रोविजन कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो की भी जो बात की गई है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि वो जो ऑब्वियसली जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंस की गई है वो इसी से रिलेटेड है, तो उस पर क्या आप असर देख रहे हैं? सॉरी, अभी जो स्टेट बैंक ने ये जो अनाउंसमेंट की, रीसेंट अनाउंसमेंट है, उससे आप क्या समझते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, उससे कितना असर पड़ेगा पोर्टफोलियो पे? उसमें पोर्टफोलियो का एक्चुअल इम्पैक्ट थोड़ा मुश्किल है जज करने का, बट इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है, जब आप ये FSV की जो आपने बढ़ाई है वैल्यू, this also gives a little more comfort in terms to the banks in terms of being able to be a little more lenient in terms of restructuring as well. तो उसमें एग्जैक्ट इम्पैक्ट इट्स डिफिकल्ट टू डिटरमिन, बट इसमें प्रॉफिट्स में इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसमें इक्विटी में। अच्छा, आपने जैसे कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग पोर्टफोलियो को एस्टिमेट करना मुश्किल है, इससे पहले जैसे की बात हुई कि इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग सेक्टर वो भी एस्टिमेट करना और बैंक वाइज भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस के देखे जाए तो उन्होंने तो इस तक एस्टिमेट एवरेज बेसिस पे लगाया है, तो वो फिर उन्होंने किस बेसिस पे? अभी आप ऑब्वियसली टेकन असम्पशंस इन टर्म्स ऑफ के एग्जैक्ट क्या वो क्या अज्यूम करते हैं साइज ऑफ
NPLs और उसमें एसेट्स का ब्रेकअप क्या है, कोलैटरल का ब्रेकअप क्या है, they've obviously taken estimates और उसमें रेंज अगर आपको जो आ रही है वो बेसिकली यही आ रही है कि ऑन एवरेज people expect a 2 rupee bump in earnings from Abhi Bank, around ₹1 in National Bank, 50 paisas in a few of the middle-sized banks. So estimates are here, but these estimates are estimates. They're not, starting from fourth quarter 09. I think most of the benefit will probably come in the fourth quarter and the first quarter of CY10. ठीक, आकिब साहब फर्दर इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे, छोटे बैंक्स के साथ साथ बड़े बैंक्स के इम्पैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर सर्कुलर की कुछ हाइलाइट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे। इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए मार्केट एट 12। ठीक है, किसको ठीक है।